सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं रोहितास कुमार सैनी, केंद्रीय विद्यालय चूड़ा चांदपुर से। आज हम प्रारंभ करते हैं हिंदी विषय का तृतीय अध्याय, हिमालय की बेटियां। तो इसको प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं इस पाठ के बारे में। इस पाठ में इसके लेखक जो हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं वो इसमें। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं विद्यालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ कवि कहते हैं कि जो नदियाँ हैं वो एक हिमालय की बेटी की तरह हैं, जो हमारे घर में छोटी एक बेटी होती है उसकी तरह बहुत ही चंचल स्वभाव से खेलती हुई बह रही है। देखिए आगे, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सपेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में
बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेत्वा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग की बात है। ये जो थोलिंग है वो एक स्थान का नाम है जो तिब्बत में है। मन उचट रहा था, तबीयत ढीली थी, अर्थात मन सही नहीं था और तबीयत थोड़ी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिया पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर ढाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हठा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसे पाठ के लेखक जिनका नाम है नागार्जुन, जिन्होंने इस हिमालय से निकलने वाली नदियों को एक बेटी, एक बहन और एक माता, इन सब की तुलना करते हुए यहाँ बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न इस प्रकार है, जिनका उत्तर आपको इस पाठ से ही ढूंढकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। प्रश्न नंबर 3, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह सुनिए, समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धन्यवाद।